औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी व यफ़क़हू क़ौली। रब्बी ज़िदनी इल्मा, रब्बी ज़िदनी इल्मा, रब्बी ज़िदनी इल्मा। मेरे अज़ीज़ तलबा व तालिबात, आज की ऑनलाइन क्लासेस में आप तमाम का तहे दिल से इस्तकबाल है। प्यारे बच्चों, आज हम NMMS और NTSC स्कॉलरशिप इम्तिहानात के लिए जो क्लास के बारे में हम बता चुके हैं, उसके बारे में आज हम क्लास लेंगे। तो प्यारे बच्चों, ऑलरेडी एग्ज़ाम के फॉर्म्स, डेट, मैनुअल सभी यहाँ पे अनाउंसमेंट हो चुका है। एप्लीकेशंस आपको फ़िलअप करना है। आप तमाम एप्लीकेशन फ़िलअप कीजिए। हम लोग लगातार आपको यहाँ पे क्लासेस लेते रहेंगे। अब वीकली ले रहे हैं। जैसे जैसे इम्तिहानात करीब आते जाएंगे, आपको हम डेली आधा घंटा जितना हमसे हो सकता है मैक्सिमम हम आपको कोशिश करेंगे कि तमाम आपका सिलेबस कवर हो सके। तो बच्चों चलिए, तो इस फॉर्म को बाद में आप गौर से देखिए। सभी बच्चे इस इम्तिहान के लिए अप्लाई कीजिए, एप्लीकेशन फॉर्म भरिए, इम्तिहान की तैयारी कीजिए। जो भी क्लासेस लिए जा रहे हैं उन क्लासेस को अटेंड कीजिए। इससे पहले की क्लास में किस तरह से सिलेबस होगा, कौन कौन से मज़ामीन होंगे, आपको क्या क्या पढ़ना है, ये तमाम मैं बता चुकी हूँ। तो बच्चों, आज जो है NTSC यानी नेशनल टैलेंट सर्च एग्ज़ामिनेशन, NTSC एग्ज़ामिनेशन का सेकेंड पेपर जो रहता है, सेट पेपर, यानी सेट मीन्स स्कॉलस्टिक एप्टीट्यूड टेस्ट, स्कॉलस्टिक एप्टीट्यूड टेस्ट। तो उसका हिस्सा यानी वहाँ पे आपको साइंस, मैथ्स और सोशल साइंस पढ़ना रहता है। तो बच्चों, आज हम सोशल साइंस का इल्म सियासियात का हिस्सा देखेंगे। तो बच्चों, इल्म सियासियात में हम पहले अब दस्तूर से जाएंगे, है ना बच्चों। तो चलिए, यहाँ पर एक सवाल होगा, सवाल के साथ में 4 ऑप्शंस होंगे। आप ऑलरेडी लेसन पढ़ चुके हैं, वीडियो क्लासेस में सुन भी चुके हैं। तो एक क्वेश्चंस और 4 ऑप्शंस रहेंगे। सही जवाब का इंतखाब करके आप अपने कमेंट बॉक्स में आंसर लिखते जाएंगे। और इसके साथ साथ बच्चों, आप जो है यहाँ पे अपने साथ में जो NTSC एग्ज़ामिनेशन के लिए जो बुक बनाए हैं, वो बुक को भी साथ में लेकर ही बैठिए। जैसे जैसे सवालात मैं लिखते जा रही हूँ, बोलते जा रही हूँ, पढ़ते जा रही हूँ, यहाँ पे आप भी सवालात को अपनी बुक में लिखते चले जाइए। जवाब को भी मार्क कीजिए, कमेंट में भी आंसर दीजिए और अपनी कापियों में भी आंसर लिखते चले जाइए। तो चलिए बच्चों, हम आज की क्लास का आगाज़ करते हैं। और आपके लिए सवाल नंबर 1 ये है यहाँ पे कि दस्तूर का मतलब क्या है। दस्तूर का मतलब क्या है, यानी दस्तूर का मतलब होता है, दस्तूर के मानी है बच्चों। तो यहाँ पे देखिए, ऑप्शन ए वो कानून जो मुजरिमों पर काबू रखे। ऑप्शन बी क़वानीन का मजमुआ जो पूरे मुल्क पर काबू रखे। ऑप्शन सी मुल्क का इंतज़ामिया मुल्क का दस्तूर होता है। पार्लियामेंट की कारगुजारी दस्तूर कहलाती है। तो दस्तूर का मतलब क्या है बच्चों? वो क़ानून जो मुजरिमों को काबू में रख के उसको हम दस्तूर कहते हैं, या क़वानीन का मजमुआ जो पूरे मुल्क पर काबू रखे उसको हम दस्तूर कहते हैं। या ऑप्शन सी है बच्चों यहाँ पे मुल्क का इंतज़ामिया मुल्क का दस्तूर होता है, या पार्लियामेंट की कारगुजारी दस्तूर कहलाती है। दस्तूर कॉन्स्टिट्यूशन से क्या मुराद है? दस्तूर का मतलब इसमें से क्या होता है बच्चों? चलिए कमेंट में जल्दी जल्दी लिखिए कि दस्तूर का मतलब क्या है, दस्तूर में क्या होता है। तो चलो बच्चों, देखिए आपका जवाब। यस, क्या होता है बच्चों? क़वानीन का मजमुआ जो पूरे मुल्क पर काबू रखे। दस्तूर क्या होता है बच्चों? क़वानीन का मजमुआ होता है। मुल्क का आला तरीन क़ानून दस्तूर कहलाता है, जो क़वानीन का मजमुआ होता है। मुल्क को किस तरह से चलाना, हुकूमत को किस तरह से चलाना, क़वानीन किस तरह से बनाना, क़वानीन पर अमल किस तरह से पैरा करना, और क़वानीन पर अमल ना करने वालों के लिए किस तरह से सज़ाएं रहते। तो हर एक बात जो तहरीरी शक्ल में, क़वानीन की शक्ल में लिख कर रखी हुई है,
वही क्या है बच्चों, हमारा दस्तूर है। तो दस्तूर क्या होता है बच्चों? कॉन्स्टिट्यूशन किसको कहते हैं? कवानीन का मजमुआ जो पूरे मुल्क पर काबू रखे उसको हम दस्तूर कहते हैं। तो चलिए बच्चों, दूसरा सवाल आपके लिए है, दस्तूर साज असम्बली का पहला इजलास मुनक़द हुआ। चलिए देखिए कब हुआ है। ऑप्शन ए है यहाँ पे 6 दिसंबर 1949 सन ईस्वी, ऑप्शन बी 6 दिसंबर 1942 सन ईस्वी, ऑप्शन सी 26 जनवरी 1950 सन ईस्वी, ऑप्शन डी 6 दिसंबर 1946 सन ईस्वी। तो चलो बच्चों, जब हमारा दस्तूर बनने जा रहा था तो दस्तूर साज यानी दस्तूर बनाने वाली असेंबली, दस्तूर साज असेंबली यानी बच्चों दस्तूर बनाने वाली असेंबली, तो दस्तूर साज असेंबली का पहला इजलास कब मुनाक़द हो गया था? ऑप्शन ए है यहाँ पे 6 दिसंबर 1949 सन ईस्वी, ऑप्शन बी 6 दिसंबर 1942 सन ईस्वी, ऑप्शन सी 26 जनवरी 1950 सन ईस्वी, ऑप्शन डी 6 दिसंबर 1946 सन ईस्वी। चलो बच्चों, अल्हम्दुलिल्लाह सही जवाब क्या है बच्चों? 6 दिसंबर 1946 सन ईस्वी। जब 1947 सन ईस्वी में हमारा मुल्क आज़ाद हुआ है तो उससे पहले ही अंग्रेज़ों ने वादा किए थे कि हमारे मुल्क को यहाँ पे आज़ाद करेंगे। तो इसलिए जो है सारे मुल्क को किस तरह से हमारी हुकूमत को चलाया जाए, तो इससे मुतालिक पहले ही जो है मोतीलाल नेहरू की कमेटी की सिफारिश और 1939 सन ईस्वी में राष्ट्रीय कांग्रेस यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस कराची में जो इजलास मुनाक़द हो गया था, तो वहाँ पर फैसलों को ज़ोर दिया गया था कि हम क्या करेंगे, हमारे लिए एक नया दस्तूर बनाएंगे, तो दस्तूर साज असेंबली बनाएंगे। तो इस तरह से दस्तूर साज असेंबली का जो पहला इजलास था वो 6 दिसंबर 1946 सन ईस्वी को मुनाक़द किया गया था। तो चलिए बच्चों, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सवाल नंबर 3, दस्तूर साज असेंबली में पहले अराकीन की तादाद 399 थी जो घटकर 299 हो गई, क्यों? दस्तूर साज असेंबली में पहले मेंबर्स की तादाद, अराकीन तादाद कितनी थी वहाँ पे? 389 थी, 399 थी, तो जो घटकर बाद में जो है 299 हो गई, क्यों इस तरह से बच्चों? ऑप्शन ए है यहाँ पे, ए मरहला बहुत दुश्वार था, दस्तूर बनाने का मरहला बहुत ही दुश्वार था। ऑप्शन बी मुल्क तकसीम होने की वजह से, ऑप्शन सी गांधी और अंबेडकर में इख्तलाफात की वजह से, ऑप्शन डी बहुत सारे अराकीन मुल्कों के दौरे पर निकले। तो दस्तूर साज असेंबली में पहले अराकीन की तादाद 389 थी जो घटकर 299 हो गई, कम हो गई, क्यों इस तरह से? ये मरहला बहुत दुश्वार था इसलिए अराकीन की तादाद घट गई, या मुल्क तकसीम होने की वजह से, या गांधी जी और अंबेडकर में इख्तलाफात होने की वजह से मेंबर वहाँ पर कम हो गए, घट गई उनकी तादाद, या ऑप्शन डी बहुत से अराकीन मुल्कों के दौरे पर निकल गए। तो सही जवाब क्या है बच्चों? क्यों तादाद कम हो गई? यस, मुल्क तकसीम होने की वजह से, क्योंकि उससे पहले जो है 1946 में क्या थी वहाँ पे, अभी हमारा हिंदुस्तान जो है वहाँ पे तकसीम नहीं हुआ था, हिंदुस्तान से पाकिस्तान का वजूद नहीं हुआ था, तो इसलिए जो है मेंबर्स की तादाद, अराकीन की तादाद ज़्यादा थी। तो 1947 सन ईस्वी में जब पाकिस्तान का वजूद हो जाता है, हमारा मुल्क 2 हिस्सों में तकसीम हो जाता है, तो अराकीन की तादाद क्या होती है बच्चों? वहाँ पे घट जाती है, कितनी हो जाती है? 299 हो जाती। तो मुल्क तकसीम होने की वजह से सही जवाब था आप लोगों का भी। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सवाल नंबर 4 आपके लिए ये है यहाँ पे, 1946 सन ईस्वी में दस्तूर साज असेंबली के पहले इजलास की सदारत किसने की? 1946 सन ईस्वी में दस्तूर साज असेंबली के पहले इजलास की सदारत किसने की? ऑप्शन ए डॉक्टर BR अम्बेडकर, ऑप्शन बी KM मुंशी, ऑप्शन सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन डी सच्चिदानंद सिन्हा। चलिए बच्चों, 1946 में दस्तूर साज असेंबली के पहले इजलास की सदारत किसने की थी? डॉक्टर BR अम्बेडकर ने, KM मुंशी ने, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी? यस बच्चों, सही जवाब क्या है? माशाअल्लाह, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 1946 में दस्तूर साज असेंबली का जो पहला इजलास हुआ था, उस पहले इजलास की सदारत किसने की थी? डॉक्टर राजेंद्र
प्रसाद ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, दस्तूर की मसौदा कमेटी के सदर थे, कौन थे बच्चों? यहाँ पे सदर थे, कौन थे? ऑप्शन में देखो यहाँ पे, ऑप्शन ए मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी केसी रेड्डी, ऑप्शन डी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। दस्तूर की मसौदा कमेटी के सदर थे मौलाना आज़ाद, जवाहरलाल नेहरू, केसी रेड्डी, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। चलो बच्चों जल्दी जल्दी लिखो। माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, सही जवाब कौन थे बच्चों? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। दस्तूर की मसौदा कमेटी के सदर कौन थे बच्चों? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। दो दस्तूर साज जो कमेटी बनाई गई थी तो मुल्क के मुतालिक तमाम मसाइल की तफसील जानने के लिए, तो बहुत से उसमें ज़ीली कमेटियाँ भी थी, 22 कमेटियाँ थे और 5 जो है वहाँ पे ज़ीली कमेटियाँ थे। तो सब में अहम कमेटी जो उसमें थी मसौदा कमेटी थी, और जिसके चेयरमैन और जिसके सदर किसको मुंतखब किया गया था बच्चों? यहाँ पे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को। चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन आपके लिए, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को दस्तूर के मामार कहा जाता है, क्यों? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को दस्तूर के मामार कहा जाता है, क्यों? ऑप्शन ए दस्तूर की तमहीद लिखे हैं वो, ऑप्शन बी गांधी जी ने उन्हें एक खिताब दिया था, ऑप्शन सी दस्तूर की तश्कील के खिदमात के सिले में, ऑप्शन डी ये तमाम जवाब सही है। चलो बच्चों, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को दस्तूर के मामार कहा जाता है क्योंकि उन्होंने दस्तूर की तमहीद लिखे, ये सही है, या गांधी जी ने उन्हें एक खिताब दिया था कि बी आर अम्बेडकर दस्तूर के मामार हैं, या दस्तूर की तश्कील के खिदमात के सिले में उन्हें कहा जाता है, या ये तमाम जवाब सही है। चलो बच्चों जल्दी जल्दी कमेंट में अपना जवाब लिखिए। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को दस्तूर के मामार कहा जाता है, दस्तूर के बानी कहा जाता है, क्यों? दस्तूर साज। यस बच्चों, अल्हम्दुलिल्लाह, यस। दस्तूर की तश्कील के सिले, दस्तूर की तश्कील के जो खिदमात उन्होंने अंजाम दे थे उसके सिले में, तो उन्हें क्या कहा जाता है? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, जो कि अहम जो कमेटी थी, कौन सी? मसौदा कमेटी के, तो उसके सदर बने हुए थे। तो दस्तूर की तश्कील की खिदमात के सिले में इनको दस्तूर का मामार भी कहा जाता है, जिसमें बहुत से और भी दूसरे लीडर थे, जिसमें गोपाल स्वामी अयंगर है, अल्लड़ी कृष्णा स्वामी है, के एम मुंशी है, कृष्णाचार्य है, तो बहुत से अहम लीडर भी जो है बच्चों उसमें शामिल थे। तो चलो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 आपके लिए ये है यहाँ पे, दस्तूर हिंद में अंग्रेज़ी कवानीन को शामिल किया गया था, वो ये है, यानी अंग्रेज़ों के दौरे हुकूमत में बनने वाले बहुत से कवानीन एक्ट जो कि हम तारीख में पढ़ चुके हैं, रेगुलेटिंग एक्ट से लेकर 1947 सन ईस्वी के हिंदुस्तान आज़ादी के एक्ट तक बहुत से एक्ट पढ़े हैं, बहुत से दफ़ात पढ़े हैं, वहाँ पे बहुत से कवानीन पढ़े हैं, तो उनमें से चंद एक को शामिल किया गया था। वो कौन कौन से हैं बच्चों? यहाँ पे देखिए, ऑप्शन है 1919 सन ईस्वी के मार्लियामेंटो इस्लाहात, या 1909 सन ईस्वी के मार्लियामेंटो इस्लाहात, या ऑप्शन बी 1919 सन ईस्वी का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, या जिसको मॉन्टेगो चेम्सफोर्ड इस्लाहात भी कहते हैं। ऑप्शन सी है यहाँ पे 1935 सन ईस्वी का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, या ये तमाम एक्ट शामिल किए गए हैं। किस किस को शामिल किया गया है? 1909 सन ईस्वी का जो पिट इंडिया एक्ट, या जिसको हम मार्लियामेंटो इस्लाहात कहते हैं, या 1919 सन ईस्वी का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, या जिसको मॉन्टेगो चेम्सफोर्ड इस्लाहात कहते हैं, या 1935 सन ईस्वी का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, या जिसको वफाकी एक्ट भी माना जाता है ना। तो इन तमाम में से कौन से कवानीन को शामिल किया गया है, या ये तमाम एक्ट को शामिल किए हैं? इसके दफ़ात क्या हैं ये हम पढ़ चुके हैं। यस बच्चों, यस, देखिए अल्हम्दुलिल्लाह ये सही, तमाम को 1909 सन ईस्वी के पिट इंडिया एक्ट या मार्लियामेंटो इस्लाहात के कवानीन दफ़ात को, 1919 सन ईस्वी के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के जो डुअल गवर्नमेंट था, फिर उसके बाद में जो 2 ऐवानी हुकूमत थी, उसी तरह 1935 सन ईस्वी के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के, इन तमाम एक्ट के दफ़ात को जो है हिंदुस्तान के दस्तूर में हम शामिल किए हैं। ये दफ़ात, ये इस्लाहात, ये एक्ट, कवानीन कब के हैं बच्चों? अंग्रेज़ों के दौरे हुकूमत के। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ, दस्तूर हिंद गो के 26 नवंबर 1949 सन ईस्वी को मंजूर हुआ था, लेकिन 26 जनवरी 1950 सन ईस्वी को इसको रोबे अमल में लाया गया है, क्यों?
दस्तूर हिंद गो के 26 नवंबर 1949 सन ईस्वी, आप लिखिए 1949 सन ईस्वी, वहाँ पे दस्तूर हिंद गो के 26 नवंबर 1949 सन ईस्वी को मंजूर हुआ, लेकिन 26 जनवरी 1950 सन ईस्वी को रोब अमल लाया गया है। क्यों इस तरह से, क्यों डिले के, क्यों देरी हो गई? क्योंकि ऑप्शन ए सही दिन बताया गया था, 26 जनवरी 1950 सन ईस्वी ये सही दिन बताया गया था कि इस दिन जो है हिंदुस्तान का दस्तूर अमल में लाया जाए इस तरह से, या उसका नफाज हो। या ऑप्शन बी है बच्चों यहाँ पे, अंग्रेजी गवर्नर ने हुक्म नाफिज किया था कि हिंदुस्तान के दस्तूर को 26 जनवरी 1950 सन ईस्वी को रोब अमल लाए, इसको नाफिज कर इस तरह। या ऑप्शन सी यहाँ पे, लाहौर इजलास की मुकम्मल आज़ादी की याद ताज़ा करते हुए। ऑप्शन डी, दस्तूर की तमहीद में ये दिन दर्ज है इसलिए। सही जवाब क्या है बच्चों? हिंदुस्तान का दस्तूर तो हमारा जो है, जिसकी इब्तिदा हम कब किए थे बच्चों? 6 दिसंबर 1946 सन ईस्वी को किए थे। तो लगातार कोशिश, यानी तकरीबन 2 साल 11 महीने और 18 दिन की, 2 साल 11 महीने और 18 दिन की लगातार कोशिश के बाद 26 नवंबर 1949 सन ईस्वी को हमारा दस्तूर मुकम्मल हो गया, लेकिन इसको 26 जनवरी 1950 सन ईस्वी से अमल में लाया गया है। यौम जमहूरिया कब मनाते हैं हम? 26 जनवरी है ना, 26 जनवरी को जो है 1949 सन ईस्वी को हमारा दस्तूर अमल में आया, इसीलिए हम यौम जमहूरिया मनाते हैं, जमहूरी तर्ज हुकूमत अपनाए हैं। तो गो के वो 26 नवंबर 1949 सन ईस्वी को मुकम्मल था, लेकिन 26 जनवरी 1950 सन ईस्वी को अमल में लाया गया है। क्यों? तो कौन सा आंसर सही है बच्चों यहाँ पे? माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। चलिए आपका आंसर चेक करते हैं, देखिए आपका जवाब सही है ना। यस, लाहौर इजलास की मुकम्मल आज़ादी की याद ताज़ा करते हुए, यानी लाहौर इजलास में जो है दरियाए रावी के किनारे झंडा लहराते हुए जो है हमारे लीडरों ने जो है मुकम्मल आज़ादी की मांग किए थे। तो वही 26 जनवरी के वाक़े को याद करते हुए इस इजलास की याद की में जो है हम 26 जनवरी 1950 सन ईस्वी को हमारा दस्तूर अमल में लाए हैं। तो सही जवाब है बच्चों यहाँ पे, लाहौर इजलास की मुकम्मल आज़ादी की याद ताज़ा करते हुए। चलिए अगला क्वेश्चन है, दस्तूर की तमहीद को मंजूरी मिली थी, कब मिली थी आपको बताना है पे। दस्तूर की तमहीद को मंजूरी मिली थी। ऑप्शन ए 22 जनवरी 1947 सन ईस्वी, ऑप्शन बी 26 जनवरी 1950 सन ईस्वी को मंजूरी मिली है, ऑप्शन सी 26 नवंबर 1949 सन ईस्वी, ऑप्शन डी 15 अगस्त 1947 सन ईस्वी। यस, दस्तूर की तमहीद को मंजूरी मिली है, कब मिली है बच्चों? 22 जनवरी 1947 सन ईस्वी, या ऑप्शन बी है आपके पास में 26 जनवरी 1950 सन ईस्वी, ऑप्शन सी 26 नवंबर 1949 सन ईस्वी, ऑप्शन डी 15 अगस्त 1947 सन ईस्वी। तो हमारे दस्तूर की तमहीद को कब मंजूरी मिली है ना? चलो बच्चों जल्दी जल्दी बताओ। यस, अल्हम्दुलिल्लाह। कब बच्चों? 22 जनवरी 1947 सन ईस्वी को ही हमारे दस्तूर की तमहीद को जो है यहाँ पे मंजूरी मिल गई थी। चंद एक अल्फाज वहाँ उसमें नहीं थे, लेकिन दस्तूर की तमहीद जो है बनकर तैयार हो गई थी, है ना बच्चों। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 10 आपके लिए यहाँ पर ए रहा। सवाल नंबर 10 है बच्चों यहाँ पे, दस्तूर की 42वीं तरमीम बहुत अहमियत रखती है क्योंकि। हमारे दस्तूर की 42वीं तरमीम बहुत अहमियत रखती है क्योंकि। ऑप्शन ए 1976 में दस्तूर की 42वीं तरमीम के तहत मुल्क अवामी जमहूरिया बना। ऑप्शन बी 1947 का आज़ादी का एक्ट मंजूर हुआ। ऑप्शन सी इलेक्शन कमीशन का क़याम हुआ। ऑप्शन डी सेकुलरिज्म या लामजहबियत और इश्तराकी उसूलों को शामिल किया गया है। चलो बच्चों, चारों में से कौन सा सही है यहाँ पे? दस्तूर की 42वीं तरमीम बहुत अहमियत रखती है क्योंकि। ऑप्शन ए है कि 1976 में दस्तूर की 42वीं तरमीम के तहत मुल्क अवामी जमहूरिया बना। या ऑप्शन बी है 1947 सन ईस्वी का आज़ादी एक्ट मंजूर हुआ। या ऑप्शन सी है यहाँ पे इलेक्शन कमीशन का क़याम हुआ। ऑप्शन डी सेकुलरिज्म या लामजहबियत और इश्तराकी उसूलों को दस्तूर की 42वीं तरमीम के तहत हमारी दस्तूर की तमहीद में शामिल किया गया है। कौन सा सही है बच्चों?
माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, सही जवाब है यहाँ पे सेकुलरिज्म, लामजहबत जिसको कहते हैं, लामजहबियत और इश्तराकी उसूलों को 1976 में दस्तूर की 42वीं तरमीम के तहत जो है हमारे दस्तूर की तमहीद में शामिल किया गया है। तो इसीलिए जो है दस्तूर की 42वीं तरमीम बहुत ही अहमियत रखती है। चलो बच्चों, अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, सेकुलर मुल्क के मानी है। सेकुलर मुल्क के मानी है, ऑप्शन ए मुल्क का ख़ास मज़हब होता है, ऑप्शन बी मुल्क किसी भी दीन से मुंसलिक नहीं ना रहना, ऑप्शन सी मुल्क मज़हब के ख़िलाफ़ रहना, ऑप्शन डी मुल्क मज़हब के मामले में गैर जानिबदार रहना। सेकुलर मुल्क के मानी हैं, ऑप्शन ए मुल्क का ख़ास मज़हब होता है, ऑप्शन बी मुल्क किसी भी दीन से मुंसलिक ना रहना, ऑप्शन सी मुल्क मज़हब के ख़िलाफ़ रहना, ऑप्शन डी मुल्क मज़हब के मामले में गैर जानिबदार रहना। कौन सा सही है यहाँ पे? सेकुलर मुल्क किसको कहते हैं हम? अल्हम्दुलिल्लाह, कौन सा जवाब सही है बच्चों? यस, मुल्क किसी भी दीन से मुंसलिक ना रहना, सेकुलरिज्म यानी लामजहबियत जिसे कहते हैं, यानी हुकूमत का यहाँ पे कोई भी मज़हब नहीं होना, यानी मज़हब से इनकार नहीं है यहाँ पे, यानी किसी मज़हब को भी हुकूमत का या मुल्क का सरकारी मज़हब नहीं बनाना। तो मुल्क किसी भी दिन से मुंसलिक ना रहना, उसको हम क्या कहते हैं बच्चों? सेकुलरिज्म या सेकुलर मुल्क, लामजहबियत जिसको हम कहते हैं, यानी हुकूमत का कोई भी सरकारी मज़हब ना हो। ये मज़हब हुकूमत का मज़हब है, मज़हब इस्लाम हुकूमत का मज़हब है, वैदिक मज़हब हुकूमत का मज़हब है, इस तरह से नहीं रहना। तमाम मज़ाहिब को एक सा यहाँ पे, यानी मुल्क किसी भी दिन से मुंसलिक ना रहना, उसको हम क्या कहते हैं बच्चों? सेकुलर मुल्क कहते हैं। यही सेकुलरिज्म को हम दस्तूर की 42वीं तरमीम के तहत हमारी दस्तूर की तमहीद में ही शामिल है ना। जब हम दस्तूर की तमहीद पढ़ते हैं तो पढ़ते हैं ना, हम हिंदुस्तान के शहरी इस बात का ऐलान करते हैं, इकरार करते हैं कि हम जो है यहाँ पे हमारे मुल्क को सेकुलर इश्तराकी मुल्क बनाए रखेंगे, है ना, इस तरह से कहते हैं। तो सेकुलर का मतलब क्या है बच्चों? यहाँ पे मुल्क किसी भी दिन से मुंसलिक ना रहना। चलिए अगला क्वेश्चन, हिंदुस्तान में हमा मजहबी इकसानियत का जज्बा रखता है। हिंदुस्तान हमा मजहबी इकसानियत का जज्बा रखता है, हमा यानी बहुत से, हिंदुस्तान हमा मजहबी इकसानियत का जज्बा, हिंदुस्तान में हमा मजहबी इकसानियत का जज्बा दिखता है। क्यों? देखो बच्चों, ऑप्शन यह है यहाँ पे, दस्तूर इसकी इशाअत करता है। हिंदुस्तान में हमा मजहबी इकसानियत का जज्बा दिखता है क्योंकि दस्तूर इसकी इशाअत करता है। ऑप्शन बी, हिंदुस्तान एक सेकुलर मुल्क है इसलिए, या ऑप्शन सी, ये हमारी तहजीब का अक्स है। ऑप्शन डी, ये हिंदुस्तानी तहजीब का लबे लबाब है। हिंदुस्तान में हमा मजहबी इकसानियत का जज्बा दिखता है हमें, है ना। क्यों? क्या दस्तूर इसकी इशाअत कर रहा है, या हिंदुस्तान एक सेकुलर मुल्क है, या ये हमारी तहजीब का अक्स है, या हिंदुस्तानी तहजीब का लबे लबाब है ये? चलो बच्चों जल्दी से बोलो आंसर, कमेंट में लिखिए। यस, माशाल्लाह, हिंदुस्तान एक सेकुलर मुल्क है इसलिए हिंदुस्तान में हमें हमा मजहबी यकसानियत का जज्बा दिखता है। कोई भी मज़हब में हमारे ऊंच नीच नहीं है, कोई भी मज़हब हुकूमत का मज़हब नहीं है, कोई भी मज़हब यहाँ पे सरकारी मज़हब नहीं है, तमाम मज़ाहिब को एक सा नज़र से देखा जाता है। तो इसीलिए हिंदुस्तान में जो है हमा मजहबी यकसानियत का जज्बा इसलिए दिखता है कि हिंदुस्तान एक सेकुलर मुल्क है, ला मजहब वाला मुल्क है, ला मजहबी उसूलों पर हम अमल करने वाले हैं। चलो बच्चों अगला क्वेश्चन नंबर 13 आपके लिए ये है यहाँ पे, हिंदुस्तान का दस्तूर एक तहरीरी दस्तूर है ना। दस्तूर के बहुत से अक़साम पढ़े हम, तहरीरी दस्तूर, गैर तहरीरी दस्तूर, मुस्तहकम दस्तूर, लचकदार दस्तूर, है ना। तहरीरी दस्तूर यानी जिसमें तमाम दस्तूर के दफ़ात को लिख कर तहरीरी शक्ल में रखते हैं, इसको तहरीरी बोलते हैं। गैर तहरीरी यानी जो ज़ुबानी रहते। मुस्तहकम यानी एक बार बनने के बाद वो तब्दील नहीं होता। लचकदार वक्त ज़रूरत जब उसको तब्दील किया जाता है, उसमें तरमीम की जाती है, तो उसको हम लचकदार दस्तूर कहते हैं, जो कि हमारे दस्तूर की खासियत है। तहरीरी दस्तूर होने के साथ साथ हिंदुस्तान का दस्तूर जो है लचकदार है। अवाम की भलाई के मद्देनज़र वक्तन फ़वक्तन हम उसमें क्या करते हैं, तरमीम कर रहे हैं, तब्दीली लाते हैं ना। तो चलिए बच्चों हिंदुस्तान का दस्तूर एक तहरीरी दस्तूर है जो कि ऑप्शन ए 470 दफ़ात, 25 हिस्से और 12 फहरिस्तों पर मुश्तमिल है। ऑप्शन बी 465 दफ़ात,
25 हिस्से और 12 फहरिस्तों पर मुश्तमिल है। ऑप्शन सी 450 दफात 25 हिस्से 12 फहरिस्तों पर मुश्तमिल है। ऑप्शन डी 450 दफात 24 हिस्से 12 फहरिस्तों पर मुश्तमिल है। तो बच्चों, हिंदुस्तान का दस्तूर एक तहरीरी दस्तूर है। तो इस तहरीरी दस्तूर में क्या क्या है? वहाँ पे 450 दफात, 25 हिस्से, 12 फहरिस्तें, या ऑप्शन बी है बच्चों यहाँ पे 465 दफात, 25 हिस्से, 12 फहरिस्तें। ऑप्शन सी है 450 दफात, 25 हिस्से, 12 फहरिस्तें, या ऑप्शन डी है यहाँ पे 450 दफात, 24 हिस्से, 12 फहरिस्तों पर मुश्तमिल है। चलो बच्चों, जल्दी से और एक बार गौर से देखते हुए इसका आंसर बोलिए, कमेंट में लिखिए जल्दी जल्दी। यस, तो सही जवाब क्या है बच्चों यहाँ पे? यस, अब की जो है तरमीम, नई तरमीम के मुताबिक 104 मरतबा जो 134 जो तरमीम है, उस तरमीम के मुताबिक हिंदुस्तान के तहरीरी दस्तूर में 470 दफात, 25 हिस्से, 12 फहरिस्तों पर मुश्तमिल है। लेकिन आपकी किताब में जो दिया गया है, तो पहले कितने थे करके दिया है? 395 दफात, 22 हिस्से और 8 फरिश्ते करके। फिर उसमें तरमीम करके ये दिया गया है कि 450 दफात, 24 हिस्से, 12 फरिश्ते। लेकिन बच्चों, कन्नड़ा की किताब में दिया गया है कि 465 दफात। कन्नड़ा और इंग्लिश की किताबों में सेम वही जमात नहम की ही किताब में 465 दफात, 25 हिस्से, 12 फहरिस्तों पर मुश्तमिल है करके दिया गया है। लेकिन अब का जो नया अपडेट है उसके मुताबिक जो है 470 दफात, 25 हिस्से और 12 फहरिस्तों पर मुश्तमिल है। तो अब का है बच्चे, फ़िलहाल जो है, फ़िलहाल हिंदुस्तान के जो हमारे तहरीरी दस्तूर में अब जो है कितने दफात हैं बच्चों? 470 दफात, 25 हिस्से और 12 फहरिस्तें हैं। आपकी किताब में 450 दिया है, वही इंग्लिश की किताब में 465 दिया है। तो मिसप्रिंट भी होकर आ सकता है बच्चों। आप यहाँ पे याद रखिए कि आज हमारे हिंदुस्तान के जो तहरीरी दस्तूर है, हमारे दस्तूर में 470 दफात, 25 हिस्से और 12 फहरिस्तों पर मुश्तमिल है ना बच्चों? तो चलिए, क्लियर हो गया ये। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है यहाँ पे, अवाम की जानिब से मुंतखब पार्लियामेंट को आला इख्तियार हासिल है। अवाम की जानिब से मुंतखब पार्लियामेंट को आला इख्तियार हासिल है, इसीलिए दस्तूर की खासियत है। ऑप्शन ए जमहूरी तर्ज हुकूमत, ऑप्शन बी अवामी तर्ज हुकूमत, ऑप्शन सी पार्लिमानी तर्ज हुकूमत, ऑप्शन डी सेकुलर हुकूमत। अवाम की जानिब से मुंतखब पार्लियामेंट को आला इख्तियार हासिल है ना? अवाम की जानिब से जो मुंतखब पार्लियामेंट है हमारी यहाँ पे, उसको आला इख्तियार है, सबसे आला इख्तियार पार्लियामेंट को है। तो ये दस्तूर की कौन सी खासियत है? ऑप्शन ए है जमहूरी तर्ज हुकूमत, ऑप्शन बी अवामी तर्ज हुकूमत, ऑप्शन सी पार्लिमानी तर्ज हुकूमत, ऑप्शन डी सेकुलर हुकूमत। तो कौन सा जवाब इसमें सही होता है? अवाम की जानिब से मुंतखब पार्लियामेंट को आला इख्तियारात है। तो ये दस्तूर की कौन सी खासियत है कि जमहूरी तर्ज हुकूमत को बयान कर रहा है यहाँ पे, या अवामी तर्ज हुकूमत, या पार्लिमानी तर्ज हुकूमत, या सेकुलर हुकूमत? तो बच्चों, सही जवाब है यहाँ पे पार्लिमानी तर्ज हुकूमत। तो बच्चों, अवाम की जानिब से मुंतखब पार्लियामेंट को आला इख्तियारात हासिल है, इसलिए दस्तूर की खासियत कौन सी हो गई यहाँ पे? पार्लिमानी तर्ज हुकूमत, यानी पार्लियामेंट के ज़रिए से चलने वाली हुकूमत भी है ना हमारे पास। जमहूरी तर्ज हुकूमत होने के साथ साथ पार्लिमानी तर्ज हुकूमत है। इसका मतलब कि अवाम की जानिब से मुंतखब पार्लियामेंट को आला इख्तियारात हासिल है, इसीलिए हमारी दस्तूर की ये खासियत है कि यहाँ पे पार्लिमानी तर्ज हुकूमत है। चलो बच्चों, अगले क्वेश्चन की तरफ। सवाल नंबर 15 है, मुल्क का दस्तूरी सरबराह होता है। ऑप्शन ए सदर हिंद, ऑप्शन बी वजीर आजम, ऑप्शन सी सुप्रीम कोर्ट, ऑप्शन डी पार्लियामेंट। मुल्क का दस्तूरी सरबराह होता है, कौन होता है बच्चों? सदर हिंद, वजीर आजम, सुप्रीम कोर्ट, पार्लियामेंट। यस,
माशाल्लाह। कौन बच्चों? सदर हिंद, मुल्क का दस्तूरी सरबराह, सबसे आला ओहदा, फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया कौन है बच्चों? सदर हिंद। तो मुल्क का दस्तूरी सरबराह कौन होता है? सदर हिंद होता है। चलो बच्चों अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 16। दस्तूर ने अवाम को जो बराह रास्त हुकूक दिए हैं वो हैं। दस्तूर ने हम तमाम अवाम को जो बराह रास्त हुकूक दिए हैं वो हैं। ऑप्शन ए इंसानी हुकूक, ऑप्शन बी जीने के हुकूक, ऑप्शन सी बुनियादी हुकूक, ऑप्शन डी दस्तूरी हुकूक। दस्तूर ने अवाम को जो बराह रास्त हुकूक दिए हैं वो हैं इंसानी हुकूक, जीने के हुकूक, बुनियादी हुकूक, दस्तूरी हुकूक। यस बच्चों, बिला फ़र्क मजहब और मिल्लत तमाम शहरियों को दस्तूर ने जो बराह रास्त हुकूक दिए हैं वो कौन से बच्चों? अल्हम्दुलिल्लाह, सही जवाब क्या है बच्चों? बुनियादी हुकूक है ना। 6 बुनियादी हुकूक दस्तूर ने हमें बिला फ़र्क मजहब, मिल्लत, रंग व नस्ल हिंदुस्तान के हर शहरी को जो दिए हैं उसको हम क्या कहते हैं? बुनियादी हुकूक कहते हैं। ये भी तो हमारे दस्तूर की एक खासियत है। जिस तरह अवामी तर्ज हुकूमत है, पार्लिमानी तर्ज हुकूमत है, तो बुनियादी हुकूक भी हमारे दस्तूर की एक खासियत है। चलो बच्चों अगला क्वेश्चन है, बुनियादी हुकूक का मुहाफिज होता है। दस्तूर ने अवाम को जो बराह रास्त बुनियादी हुकूक दिए हैं उस बुनियादी हुकूक का मुहाफिज होता है। कौन हिफाजत करता है उसका? कौन रखवाला है? बुनियादी हुकूक का मुहाफिज किसको कहते हैं? चलो बच्चों ऑप्शंस देखिए। ऑप्शन ए सुप्रीम कोर्ट, ऑप्शन बी पार्लियामेंट, ऑप्शन सी दस्तूर खुद, ऑप्शन डी हाई कोर्ट। तो बुनियादी हुकूक का मुहाफिज कौन है? सुप्रीम कोर्ट, पार्लियामेंट, दस्तूर, हाई कोर्ट। यस, चलो बच्चों जल्दी से लिखो। यस, अल्हम्दुलिल्लाह, कौन होते बच्चों? सुप्रीम कोर्ट। बुनियादी हुकूक का मुहाफिज कौन है? सुप्रीम कोर्ट। चलो बच्चों अगला क्वेश्चन, दस्तूर का तीसरा हिस्सा बहुत अहमियत रखता है। दस्तूर का तीसरा हिस्सा बहुत अहमियत रखता है क्योंकि ये बुनियादी फ़राइज़ की वजाहत करता है। ऑप्शन ए है यहाँ पे, ये बुनियादी फ़राइज़ की वजाहत करता है। ऑप्शन बी अवामी फलाह व बहबूदी की वजाहत करता है। ऑप्शन सी रहनुमा उसूलों की वजाहत करता है। ऑप्शन डी हर शहरी को 6 बुनियादी हुकूक अता करता है। दस्तूर का तीसरा हिस्सा बहुत अहमियत रखता है क्योंकि ये बुनियादी फ़राइज़ की वजाहत करता है। ऑप्शन बी है अवामी फलाह बहबूदी की वजाहत करता है। ऑप्शन सी रहनुमा उसूलों की वजाहत कर रहा है, या ऑप्शन डी हर शहरी को 6 बुनियादी हुकूक अता करता है। चलो बच्चों माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, सही जवाब क्या है बच्चों? हर शहरी को दस्तूर के तीसरे हिस्से में जो है 6 बुनियादी हुकूक है ना, जो हर शहरी को 6 बुनियादी हुकूक अता करता है। इसीलिए दस्तूर का तीसरा हिस्सा भी बहुत ही अहमियत रखता है क्योंकि दस्तूर के तीसरे हिस्से में हमारे बुनियादी हुकूक की वजाहत की गई है। कहाँ पे आते हैं बुनियादी हुकूक को? कहाँ पर पेश किया गया बच्चों? दस्तूर के तीसरे हिस्से में, है ना। 25 हिस्से 12 फरिश्ते जो है, तो दस्तूर के तीसरे हिस्से में बुनियादी हुकूक की को रखा गया है, वजाहत की गई है वहाँ पे। चलिए अगला क्वेश्चन आपके लिए, क्वेश्चन नंबर कितना है बच्चों? 19। यह है क्वेश्चन नंबर 19 नंबर। बुनियादी फ़राइज़ की वजाहत की गई। जिस तरह दस्तूर के तीसरे हिस्से में बुनियादी हुकूक की वजाहत की गई है, तो बुनियादी फ़राइज़ की वजाहत की गई है। ऑप्शन ए दस्तूर के चौथे हिस्से के दफ़ा 51 में, दस्तूर के चौथे हिस्से के दफ़ा 51 में। ऑप्शन बी दस्तूर के चौथे हिस्से के दफ़ा 50 में। ऑप्शन सी दस्तूर के तीसरे हिस्से के दफ़ा 51 में। दस्तूर के दूसरे हिस्से की दफ़ा 51 में। चलो बच्चों, बुनियादी फ़राइज़ की वजाहत की गई है, कहाँ की गई है? ऑप्शन ए है यहाँ पे दस्तूर के चौथे हिस्से की दफ़ा 51। ऑप्शन बी दस्तूर के चौथे हिस्से की दफ़ा 50। ऑप्शन सी दस्तूर के तीसरे हिस्से की दफ़ा 51। ऑप्शन डी दस्तूर के दूसरे हिस्से की दफ़ा 51। चलो बच्चों जल्दी से सही जवाब लिखिए। कौन सा लिखोगे आप एग्ज़ाम में? आया इमेजिन कीजिए कि आप सेट एग्ज़ाम यहाँ पे दे रहे हैं, NTSC एग्ज़ाम दे रहे हैं जो कि जनवरी में है ना, तो अभी दे रहे हैं। क्या जवाब लिखोगे आप?
अल्हम्दुलिल्लाह, दस्तूर के चौथे हिस्से की दफ़ा 51। सही जवाब क्या है बच्चों? दस्तूर के चौथे हिस्से के दफ़ा 51 में हमारे बुनियादी फ़राइज़ को रखा गया है और तीसरे हिस्से में बुनियादी हुकूक को। याद रखिए बच्चों। चलिए अगला क्वेश्चन है, दस्तूर के रहनुमा उसूल किस मुल्क के दस्तूर से लिए गए हैं? हमारे दस्तूर के जो रहनुमा उसूल हैं, जिसको हम डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी कहते हैं, तो वो किस मुल्क के दस्तूर से लिए गए? हमारे दस्तूर साज बानियों ने, रहनुमाओं ने जो है बहुत से ममालिक का दौरा किया है ना। तकरीबन 2 साल 11 महीने 18 दिन की लगातार कोशिश के बाद जो है दुनिया का सबसे बड़ा दस्तूर हमारे हिंदुस्तान का दस्तूर तैयार हुआ। तो तमाम के अच्छे अच्छे उसूलों को लिया गया है, तमाम की बेहतरी फलाह बहबूदी को इसमें मद्देनज़र रखते हुए बनाया गया है। तो बच्चों, दस्तूर में हमारे जो रहनुमा उसूल है, जिसको हम डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी कहते हैं, तो वो किस मुल्क के दस्तूर से लिए गए हैं? ऑप्शन ए इंग्लैंड, ऑप्शन बी फ्रांस, ऑप्शन सी स्विट्ज़रलैंड, ऑप्शन डी आयरलैंड। चलो बच्चों, किस मुल्क के दस्तूर से ले गए हैं? इंग्लैंड, फ्रांस, स्विट्ज़रलैंड, आयरलैंड। यस बच्चों, सही जवाब क्या है? यस, आयरलैंड के। कहाँ से बच्चों? आयरलैंड के दस्तूर से हमारी मुमलिकत की पॉलिसी के रहनुमा उसूल, हिदायती उसूल, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी जो हमारे दस्तूर में है, वो कहाँ से लिए गए हैं? आयरलैंड के। इंग्लैंड से नहीं, इंग्लैंड से जो है पार्लिमानी तर्ज हुकूमत को लिया, इसीलिए तो इंग्लैंड की पार्लियामेंट को मदर पार्लियामेंट कहते हैं ना। चलिए अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 21। समाजी और मौशी जमहूरियत के क़याम में बुनियादी उसूल हैं। समाजी और मौशी जमहूरियत के क़याम में बुनियादी उसूल हैं। कौन है यहाँ पे? समाजी भी यहाँ पे, समाजी लिहाज से, मौशी लिहाज से हमें जमहूरियत हासिल हो रही है, भलाई हो रही है, तो उसके क़याम में बुनियादी उसूल हैं बच्चों। एक कौन से हैं? हमारे बुनियादी फ़राइज़, ऑप्शन बी बुनियादी हुकूक, ऑप्शन सी आज़ाद वाहिद इंतज़ामिया, ऑप्शन डी मुमलिकत के पॉलिसी के हिदायती और रहनुमा उसूल। तो कौन से उसूल को हम कह सकते हैं कि ये समाजी और माशी जमहूरियत के क़याम में बुनियादी उसूल हैं? इन 4 में से कौन से हैं समाजी व माशी जमहूरियत के क़याम के बुनियादी उसूल हैं? कौन से बच्चों? बुनियादी फ़राइज़, बुनियादी हुकूक, आज़ाद और वाहिद इंतज़ामिया, मुमलिकत की पॉलिसी के हिदायती व रहनुमा उसूल, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज़। यस बच्चों, अल्हम्दुलिल्लाह, मुमलिकत के पॉलिसी के रहनुमा उसूल जो दिए गए हैं, मुमलिकत की पॉलिसी के हिदायती उसूल जो हैं, ये क्या है? ये हमारे समाजी और मुआशी जमहूरियत के क़याम के बुनियादी उसूल हैं ये। चलो बच्चों अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर कितना है अभी? 21। ये है आपके लिए, हिंदुस्तान में किस किस्म की शहरियत है? हिंदुस्तान में किस किस्म की शहरियत, सिटीजनशिप जिसको हम कहते हैं? यस, ऑप्शन ए दोहरी शहरियत, ड्यूअल सिटीजनशिप, ऑप्शन बी रियासती शहरियत, ऑप्शन सी वाहिद शहरियत, ऑप्शन डी मखलूत शहरियत। किस किस्म की शहरियत है हमारे पास में? दोहरी शहरियत, रियासती शहरियत, वाहिद शहरियत, मखलूत शहरियत। यस, हिंदुस्तान में किस किस्म की शहरियत है बच्चों? माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, वाहिद शहरियत है ना, सिंगल सिटीजनशिप है हमारे। हु आर यू? वी आर इंडियन कहते हैं हम पहले, है ना। रियासती शहरियत अलग या मुल्क की शहरियत अलग नहीं है हमारे पास में, चाहे किसी भी रियासत से रहने वाला, वाहिद शहरियत हमारे पास में, यानी हम मुल्क के कौमी सिटीजनशिप हमारे पास में वाहिद शहरियत है। हिंदुस्तान में किस किस्म की शहरियत है बच्चों? सिंगल सिटीजनशिप, वाहिद शहरियत है। चलिए अगला क्वेश्चन आपके लिए, हिंदुस्तान की 2 ऐवानी मजलिसें कानून साज कहलाती है। हिंदुस्तान की 2 ऐवानी मजलिसें कानून साज कहलाती है। ऑप्शन ए लोकसभा, ऑप्शन बी पार्लियामेंट, ऑप्शन सी राज्यसभा, ऑप्शन डी मजलिसे आमिला। हिंदुस्तान की 2 ऐवानी मजलिसें कानून साज कहलाती है। लोकसभा, पार्लियामेंट, राज्यसभा, मजलिसे आमिला। अल्हम्दुलिल्लाह, सही जवाब बच्चों क्या कहलाती है? पार्लियामेंट, है ना। पार्लियामेंट किसको कहते हैं बच्चों? मरकजी मजलिस कानून साज को ही पार्लियामेंट कहते हैं, जो कि 2 ऐवानों पर मुश्तमिल है। कौन सी? लोकसभा और राज्यसभा,
है ना। लोकसभा और राज्यसभा 2 ऐवानों पर मुश्तमिल मरकजी मजलिस कानून साज को ही हम क्या कहते हैं, पार्लियामेंट कहते हैं। तो हिंदुस्तान की 2 ऐवानी मजलिस कानून साज क्या कहलाती है बच्चों, पार्लियामेंट कहलाती है। यही पार्लियामेंट के 2 ऐवान कौन से हैं, लोकसभा और राज्यसभा हैं, है ना। पार्लियामेंट के 2 ऐवान कौन से हैं बच्चों, लोकसभा और राज्यसभा है। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, हिंदुस्तान में कसीर जमाती निज़ाम है क्योंकि ऑप्शन ए हिंदुस्तान सेकुलर मुल्क है, ऑप्शन बी हिंदुस्तान एक जमहूरी मुल्क है, ऑप्शन सी हुक्मरानी जमात अक्सरियत नहीं बना पाती, ऑप्शन डी हिंदुस्तान में कई सियासी जमातें हैं। कौन सा सही है, हिंदुस्तान में कसीर जमाती निज़ाम है ना, क्यों, क्योंकि हिंदुस्तान एक सेकुलर मुल्क है इसलिए, या हिंदुस्तान एक जमहूरी मुल्क है, ऑप्शन सी हुक्मरानी जमात अक्सरियत नहीं बना पाती, ऑप्शन डी हिंदुस्तान में कई सियासी जमातें हैं। तो बच्चों सही जवाब क्या होगा, हिंदुस्तान में कसीर जमाती निज़ाम है क्योंकि सेकुलर मुल्क होने की वजह से, या जमहूरी मुल्क होने की वजह से, या जो हुक्मरानी जमात होते हैं वो मेजॉरिटी में नहीं आती, अक्सरियत नहीं बना पा रही है, इसलिए यह हिंदुस्तान में कई सियासी जमातें हैं। चलो बच्चों माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, सही जवाब क्या है बच्चों, हिंदुस्तान में कई सियासी जमातें हैं। इसलिए हिंदुस्तान के दस्तूर की हमारी यह खासियत है कि कसीर जमाती निज़ाम है। यहाँ पे कौमी जमातें भी हैं, नेशनल पार्टीज़ भी हैं और रीजनल पार्टीज़ भी हैं। तो हमारे हिंदुस्तान में कसीर जमाती निज़ाम है क्योंकि हिंदुस्तान में कई सियासी जमातें, अक्सर क्या होते हैं बच्चों, 2 जमाती निज़ाम अक्सर देखा जाता है, एक हुक्मरानी जमात, दूसरी जो है मुखालिफ जमात, रूलिंग पार्टी एंड अपोजिशन पार्टी। लेकिन हमारे पास जो है कसीर जमाती निज़ाम है क्योंकि हमारे हिंदुस्तान में कई सियासी जमातें हैं। चलिए बच्चों अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 25 ये है आपके लिए, दस्तूर के दफ़ा 19 ता 21, दस्तूर के दफ़ा 19, 20, 21 बहुत अहमियत रखते हैं। 19 ता 21 मतलब बच्चों 19, 20, 21 बहुत अहमियत रखते हैं हमारे लिए, है ना, क्योंकि ऑप्शन ए आज़ादी के हक़ बयान करते हैं, ऑप्शन बी मसावात के हक़ बयान करते हैं, ऑप्शन सी मजहबी आज़ादी के हुकूक बयान करते हैं, ऑप्शन डी तहज़ीब व तालीम के हुकूक बयान करते हैं। क्यों बच्चों बहुत अहमियत रखते हैं ये, किस लिए, दस्तूर के दफ़ा 19, 20, 21 बहुत अहमियत रखते हैं 19 ता 21 क्योंकि आज़ादी के हक़ बयान करते हैं, मसावात का हक़ बयान करते हैं, मजहबी आज़ादी का हक़ बयान करते हैं, या तहज़ीब व तालीम के हुकूक बयान करते हैं। चलो बच्चों सही जवाब क्या है बच्चों, आज़ादी का हक़। हमारे जो बुनियादी हुकूक में आज़ादी का हक़ है, तो आज़ादी का हक़ दस्तूर के दफ़ा 19 से 21 में बयान किया गया, इसलिए जो है दस्तूर की दफ़ा 19 से 21 बहुत ही अहमियत रखती है क्योंकि इसमें आज़ादी के हक़ को बयान किया गया। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है, तहज़ीब व तालीम के हकूक़ बयान करने वाले दफ़ात हैं, है नी, तालीम का हक़, एजुकेशनल राइट, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट जिसको हम कहते हैं, तहज़ीब व तालीम के हकूक़ बयान करने वाले दफ़ात कौन से दफ़ात हैं बच्चों, ऑप्शन ए दफ़ा 28-29, ऑप्शन बी दफ़ा 14 ता 18, ऑप्शन सी दफ़ा 2324, ऑप्शन डी दफ़ा 2930। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट बोलते हैं हमको, है ना, तहज़ीब व तालीम के हुकूक बयान करने वाले दफ़ात किन दफ़ात में बयान किए गए हैं ये हुकूक, दफ़ा 28-29, दफ़ा 14-18, दफ़ा 23-24, दफ़ा 29-30। चलो बच्चों जल्दी लिखो कमेंट में, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह दफ़ा 2930 ये सही जवाब, दफ़ा 2930 में जो है तहज़ीब व तालीम के हुकूक बयान किए गए हैं। 19, 20, 21 में जो है आज़ादी का हक़, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, अवामी जगहों, होटलों, तफरीही मुकामात वगैरह जगहों पर किसी को दाखिले की मुमानत नहीं है ना। अवामी पब्लिक प्लेसेस जिसको हम कहते हैं, होटल्स में, तफरीही मुकामात में किसी को दाखिले की मुमानत नहीं है, मुमानत करना नहीं, इनकार करना, वहाँ पे रोक नहीं है। अवामी जगहों में, होटलों में, तफरीही मुकामात वगैरह में किसी को दाखिले की मुमानत नहीं है। एक कौन सा हक़ है हमारा, ये जो हमें दिया गया है एक कौन सा हक़ है बच्चों, आज़ादी का हक़, ऑप्शन बी मसावात का हक़, ऑप्शन सी तहज़ीबी हक़,
ऑप्शन डी इंसानी हक। चलो बच्चों, अवामी जगहों पे, होटलों, तफरीही मुकामात वगैरह जगहों पर किसी को दाखिले की ममानत नहीं है। एक कौन से हक में आता है? आज़ादी का हक, मसावात का हक, तहजीबी हक, इंसानी हक। चलो बच्चों जल्दी जल्दी। यस, माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। कौन सा हक बच्चों? मसावात का हक, राइट टू इक्वालिटी जिसको हम कहते हैं ना, मसावात का हक, जो कि दफ़ा 14 से 18 तक है। मसावात का हक कहाँ पर बयान किया है बच्चों? दफ़ा 14 से 18 तक जो है मसावात का हक बयान किया है, जो कि हमारी जमहूरियत की कामयाबी के लिए बहुत ज़रूरी है। कानूनी एतबार से, समाजी एतबार से, मुआशी एतबार से जो है हम सभी क्या है? बराबर हैं। कानून के सामने हम सभी क्या है? बराबर हैं। कानून में जो है यहाँ पे कोई ऊंच नीच नहीं है, चाहे मज़हब के नाम पर, जीन्स, पैदाइशी मुकाम, यहाँ पे कोई भी भेदभाव ना करते हुए अवामी जगह हो, होटल्स हो या तफरी मुकामात हो, तो किसी को भी दाखिले की ममानत नहीं है। तो एक कौन सा हक कहलाता है बच्चों? मसावात का हक। एक कौन सा हक है? मसावात का हक। चलो बच्चों अगला क्वेश्चन है आपके लिए यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 28। पुरअमन तौर पर महफिल जमाना, इदारों व तंजीमों का क़याम करना और कोई भी पेशा अपनाना इस हुकूक के ज़िमन में आता है। कौन से हक़ के ज़िमन में आता है बच्चों? पुरअमन तौर पर महफिल जमाना, इदारों का क़याम करना, तंजीमों का क़याम करना, कोई भी पेशा अपनाना। तो ऑप्शन ए है बच्चों आज़ादी का हक़, ऑप्शन बी मसावात का हक़, ऑप्शन सी मजहबी आज़ादी का हक़, ऑप्शन डी तहजीब व तालीम के हुकूक। तो कहाँ पर आता है ये? पुरअमन तौर पर महफिल जमाना, इदारों का क़याम करना, तंजीमों का क़याम करना और कोई भी पेशा अपनाना। यस बच्चों, आज़ादी का हक़, मसावात का हक़, मजहबी आज़ादी का हक़, तहजीब व तालीम का हक़। यस, माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। कहाँ आता बच्चों ये? आज़ादी का हक़ है ना। बुनियादी हुकूक में आज़ादी का हक़ सबसे अहम मुकाम रखता है। चाहे हम यहाँ पे सख्त बोलने या इजहार ख्याल की आज़ादी, यानी पुरअमन तौर पर जो हम क्या करना है पे महफिलें कर सकते हैं, हमारे मजालिस कर सकते हैं, जुलूस निकाल सकते हैं, तंजीमें इदारों का क़याम कर सकते हैं, या अपने पसंद के पेशे को भी अपनाने का हमें पूरी पूरी आज़ादी दी गई है। तो शहरियों के लिए एक हिफाजती हुकूक होते हैं ये, यानी बग़ैर किसी यहाँ पे तमीज़ के हुए सबको जो ये हक़ दिया गया है, वो यहाँ पे अमन के तरीके से जुलूस निकाल सकते हैं, अपनी महफिल, अपने फंक्शंस कर सकते हैं, इदारों का क़याम कर सकते हैं, तंजीमों का क़याम कर सकते हैं, कोई भी पेशा जो अपना रहे हैं। तो एक किस हुकूक के ज़िमन में आता है बच्चों? आज़ादी का हक़ है ना। आज़ादी का हक़ जो कि दफ़ा 19 था 21 में था, है ना, इससे पहले पढ़े। चलिए अगला क्वेश्चन है बच्चों 29। 14 साल से कम उम्र के बच्चों को कारखानों में, मादनी कानों में और धमाकों खेस ख़तरनाक कामों में लगाने पर मुमानत है, इस हक़ के दायरे में आता है। कौन से हक़ के दायरे में आता है बच्चों? 14 साल से कम उम्र के बच्चों को कारखानों में या मादनी कानों में या धमाकों या ख़तरनाक कामों में काम करने की मुमानत है ना। जहाँ पे जो है क्या बनाते रहते हैं, मैचिस बॉक्स के कारखाने रहते हैं, या जो पटाखे बनाने वाले रहते हैं, या मादनी कानकनी करने रहते हैं, तो वहाँ पर जो है 14 साल से कम उम्र के बच्चों को काम करने की यहाँ पे मुमानत है। तो एक कौन सा हक़ है बच्चों? ऑप्शन ए तालीमी व सक़ाफ़ती हक़ उन बच्चों का, या ऑप्शन बी मसावात का हक़, ऑप्शन सी इस्तेहसाल के ख़िलाफ़ हक़, ऑप्शन डी फौरी मुआवज़े का हक़ या दस्तूरी नाचारी का हक़ भी इसको कहते हैं। तो चलिए बच्चों, 14 साल से कम उम्र के बच्चों को कारखानों में, मादनी कानों में, धमाके या ख़तरनाक कामों में काम करने की मुमानत है। ये इस हक़ के दायरे में है। कौन सा हक़ है वो? तालीमी व सक़ाफ़ती हक़, मसावात का हक़, इस्तेहसाल के ख़िलाफ़ हक़, फौरी मुआवज़े का हक़। माशाल्लाह, कौन सा हक़ है बच्चों? यस, इस्तेहसाल के ख़िलाफ़ हक़। कौन सा हक़ है बच्चों? इस्तेहसाल, जो कि दफ़ा 32 में आता है। इसको हम फौरी मुआवज़े का हक़ या दस्तूरी नाइंसाफ़ियों के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाने का हक़ भी इस्तेहसाल के ख़िलाफ़, फौरी मुआवज़ा ना इस्तेहसाल के ख़िलाफ़ हक़ है। यानी कोई यहाँ पे समझो कोई बच्चा जो है यहाँ पे अपनी गरीबी की वजह से या कमज़ोरी की वजह से
या वो भीख मांग रहा है, या उसको देवदासी के निज़ाम के या सती की रस्म हो, यानी गैर अखलाकी सरगर्मियाँ उससे अंजाम दी जा रही है, या मादनी कानों में उसे काम पर लगाया गया है, या धमाकों खेज कामों में उसको काम पर लगाया गया, तो इसकी ममानत जो है ये किस हक़ पे आता है बच्चों? इस्तेहसाल के, क्योंकि वहाँ पे जो है बच्चों का इस्तेहसाल हो रहा है, वो है ना, बच्चों का इस्तेहसाल हो रहा है। अगर बचपन की शादी करे वो भी बच्चों का इस्तेहसाल है, देवदासी का निज़ाम है वो भी बच्चों का इस्तेहसाल है, सती की रस्म है वहाँ पर औरतों का इस्तेहसाल हो रहा है। तो इस तरह से जो गैर अखलाकी सरगर्मियाँ हो रही हो, या 14 साल से कम उम्र के बच्चे इनको जो काम पे लगाया जा रहा है, वो क्या है बच्चों? इस्तेहसाल के ख़िलाफ़ हक़ के दायरे इख्तियार में आता है। चलिए अगला क्वेश्चन है 30 यहाँ पे। शहरी अपने ज़मीर की ख्वाहिश के मुताबिक मज़हब इख्तियार कर सकते हैं। हिंदुस्तान के शहरी अपनी ज़मीर की ख्वाहिश के मुताबिक, अपनी मर्ज़ी के मुताबिक मज़हब इख्तियार कर सकते हैं। तो ये आज़ादी का हक़ है, ऑप्शन बी मसावात का हक़, ऑप्शन सी तहज़ीबी हक़, ऑप्शन डी मजहबी आज़ादी का हक़। कौन सा हक़ है बच्चों ये? माशाल्लाह सही जवाब है बच्चों, कौन सा? ये मजहबी आज़ादी का हक़ है ना। हमें हर हिंदुस्तान के शहरी को हमें मजहबी आज़ादी का हक़ दिया गया, हम अपनी पसंद का मज़हब इख्तियार कर सकते हैं, है ना, अपनी ज़मीर के मुताबिक, क्योंकि हिंदुस्तान क्या है बच्चों? एक सेकुलर मुल्क है। किसी भी मज़हब को हम हुकूमत का मज़हब नहीं बनाए हैं, सेकुलरिज़म हमारे पास है। तो इसीलिए हिंदुस्तान का हर शहरी जो है अपनी मज़हब, अपनी पसंद के मुताबिक या अपनी ख्वाहिश के मुताबिक कोई भी मज़हब इख्तियार करने या इस पर अमल करने की यहाँ पे आज़ादी दी गई है, या हमारे मजहबी इदारों की तामीर करने की भी हमें इजाज़त है, या हमें जो है कहते हैं हमें अगर हमारे मजहबी इदारे हैं तो उसके ऊपर टैक्स देने की यहाँ पे कोई भी ज़रूरत भी नहीं है, यानी उसके ऊपर जो है आयत टैक्स आयद करके हमारे ऊपर ज़बरदस्ती भी नहीं कर सकते हैं यहाँ पे, या हमारे मजहबी जो इदारे हैं उसको सियासी मकासद के लिए भी इस्तेमाल नहीं करना। समझो हमारी कोई मस्जिद है, मंदिर है, यहाँ पर आकर सभी जमा होकर इलेक्शन के लिए वोट मांगना, इस तरह से काम नहीं होंगे। तो ये सभी किस ज़मन में आता है, किस दायरे इख्तियार में आता है बच्चों? मजहबी आज़ादी का हक़। तो शहरी अपने ज़मीर की ख्वाहिश के मुताबिक मज़हब इख्तियार कर रहा है, उस पर अमल कर रहा है, तो ये कहाँ पर आएगा बच्चों? मजहबी आज़ादी के हक़ में। चलो बच्चों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर कितना है अभी? 31। क्वेश्चन नंबर 31। मजहबी और लिसानी अक़लियतों के मफाद की खातिर, मजहबी व लिसानी अक़लियतों के मफाद की खातिर कौन सा हक़ दस्तूर में शामिल किया गया है? ऑप्शन ए आज़ादी का हक़, ऑप्शन बी मसावात का हक़, ऑप्शन सी मजहबी आज़ादी का हक़, ऑप्शन डी तहज़ीब व तालीम का हक़। मजहबी और लिसानी, लिसानी यानी ज़ुबानी, मजहबी और लिसानी अक़लियतों के मफाद की खातिर कौन सा हक़ दस्तूर में शामिल किया गया? आज़ादी का हक़, मसावात का हक़, मजहबी आज़ादी का हक़, तहज़ीब व तालीम का हक़। कौन से हुकूक को शामिल किया गया बच्चों? मजहबी और लिसानी अक़लियतों के मफाद की खातिर दस्तूर में कौन सा हक़ शामिल किया गया है? यस बच्चों, कौन सा है वो? तहज़ीबी व तालीमी हक़। कौन सा है बच्चों? तहज़ीबी व तालीमी हक़, यानी मुल्क में रहने वाले हर शहरी को अपनी ही ज़ुबान में, तर्ज़ तहरीर में, तहज़ीब में रखते हुए इनकी हिफाजत, इनकी ज़िम्मेदारी लेते हुए रियासती हुकूमत हो या मरकज़ी हुकूमत जो है मजहबी और लिसानी अक़लियतों के मफाद के तहफ़्फ़ुज़ की खातिर ये हक़ को दस्तूर में शामिल किया गया है। अक़लियत यानी माइनॉरिटी जिसको कहते हैं ना, उनके इदारे बनाने, यानी रियासती सतह पर हो या मरकज़ी सतह पर हो, तालीमी इदारे कायम करने या तालीम में दाखिला लेने के लिए कोई भी यहाँ पे ममानत नहीं है। ऐसा नहीं कि कन्नड़ मीडियम के स्कूल्स रहना, उर्दू के रहना या मजहबी मदारिस रहना, ऐसा नहीं है। तमाम को हर मज़हब, हर लिसान की बुनियाद पर जो है अपने मफाद की खातिर अपनी ज़ुबान में, अपनी मादरी ज़ुबान में तालीम हासिल करने का हर एक को हक़ है। तो मजहबी और लिसानी अक़लियतों के मफाद की खातिर कौन सा हक़ दस्तूर में शामिल किया गया बच्चों? तहज़ीब व तालीम का हक़। कौन सा है बच्चों? तहज़ीब व तालीम का हक़। चलिए अगला क्वेश्चन है, मंदरज ज़ील में कौन से हक़ को अम्बेडकर ने दस्तूर की रूह और दिल कहा है? मंदरज ज़ील में कौन से हक़ को अम्बेडकर ने दस्तूर की रूह और दिल कहा है? ऑप्शन ए तालीमी व सक़ाफ़ती हक़, ऑप्शन बी दस्तूर की खिलाफ तलाफ़ी का हक़,
ऑप्शन सी इस्तेहसाल के खिलाफ हक, ऑप्शन डी मसावात का हक। यस बच्चों, झील में कौन से हक को अम्बेडकर ने दस्तूर की रूह और दिल कहा है? तालीम और सकाफती हक, दस्तूर की तलाफी का हक, इस्तेहसाल के खिलाफ का हक, मसावात का हक। यस बच्चों, किस हक को दस्तूर की रूह कहा है? यस, कौन सा बच्चों? अल्हम्दुलिल्लाह, दस्तूर की तलाफी का हक। दफ़ा 32 में जो रखा गया दस्तूर की तलाफी का हक कहाँ पर है बच्चों? दफ़ा 32 में है। एक मखसूस हक रखा गया है। दस्तूर की एक हमारी ख़ास खूबी है कि जिसे डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने क्या कहा है? दस्तूर की रूह और दिल कहा। यानी बुनियादी हुकूक को किसी भी आदमी से, रियासती या मरकज़ी हुकूमत की तरफ से कोई अगर धक्का लग रहा है या उसकी हिफाजत के लिए बराह रास्त हम क्या करते हैं? सुप्रीम कोर्ट को इसकी दरख्वास्त कर सकते हैं। यानी दस्तूरी तौर पर अगर हमारी नाइंसाफ़ी हो रही है तो हम बराह रास्त क्या कर सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट को दरख्वास्त कर सकते हैं। इसी वजह से जो है सुप्रीम कोर्ट को हम क्या कहते हैं? बुनियादी हुकूक का मुहाफिज कहते हैं ना। अगर हमारी हक तलफी हो रही है, किसी शख्स की हक तलफी हो रही है, किसी इंसान की हक तलफी हो रही है, या किसी आदमी से किसी आदमी की यहाँ पे हक तलफी हो रही है, रियासती या मरकज़ी हुकूमत की तरफ से कोई धक्का लग रहा है हमें, तो उस वक्त हमारे बुनियादी हुकूक को लेकर हम बराह रास्त क्या कर सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट को अप्लाई कर सकते हैं, दरख्वास्त दी जा सकती है। तो इस हक को जो है डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने क्या कहा है? दस्तूर की रूह और दिल कहा है ना। रिट डाल सकते हैं ना, कैदबंदी का रिट, फरमाने आला रहता है, को वारंटो, सर्टियोरो, पाबंदी का हुक्म, ये तमाम रिटों को लेकर जो है हम अपने बुनियादी हुकूक के खिलाफ कानून का दरवाज़ा खटखटा सकते हैं। किस हक के तहत बच्चों? दस्तूर की तलाफी का हक, जिसको हम कहते हैं दस्तूरी नाइंसाफ़ियों के खिलाफ आवाज़ उठाने का हक भी कह सकते हैं। तो इसको जो है अम्बेडकर ने दस्तूर की रूह और दिल कहा। चलो बच्चों, अगला क्वेश्चन आपके लिए है, बगैर किसी सबब के पुलिस अगर किसी आदमी को गिरफ्तार करता है तो वो ये रिट डाल सकता है। अगर किसी शख्स को पुलिस ने बगैर किसी सबब के, बगैर किसी वजह के गिरफ्तार किया है तो वो शख्स ये रिट डाल सकता है। कौन सा रिट बच्चों? यहाँ पे ऑप्शन ए है फरमाने आला, ऑप्शन बी पाबंदी का हक, ऑप्शन सी कैदबंदी, ऑप्शन डी को वारंट। यस, उस रिट को अभी बोली मैं, बुनियादी हुकूक की हक तलफी है तो सुप्रीम कोर्ट को हम अर्जी दे सकते हैं, रिट डाल सकते हैं करके। तो उन रिटों में से बगैर किसी सबब के पुलिस अगर किसी आदमी को गिरफ्तार कर रहा है, अगर किसी को गिरफ्तार करना है तो पुलिस के पास में सबब चाहिए, वजह चाहिए ना, रीज़न चाहिए। अगर वह कोई सबब के बगैर ही आदमी क्या पुलिस क्या कर रहा है? उस शख्स को, उस आदमी को गिरफ्तार कर रहा है तो वो रिट डाल सकता है। अब कौन सा रिट डाल सकता है यहाँ पे? फरमाने आला, पाबंदी का हुक्म, कैदबंदी या को वारंट। यस बच्चों, उस रिट को क्या कहते हैं? यस, क्या कहते हैं बच्चों? कैदबंदी कहते हैं। नहीं, बगैर किसी सबब के पुलिस अगर किसी आदमी को गिरफ्तार करती है तो खुद ही या इसकी जानिब से कोई और इसकी रिहाई के लिए वो रिट डाल सकता है। तो उस रिट को क्या कहते हैं बच्चों? कैदबंदी कहते हैं। तो गिरफ्तार शख्स को 24 घंटे के अंदर अदालत के सामने पेश किया जाता है, या वो मुजरिमाना इर्तकाब हो या मुजरिम के लिए कानून लागू हो या न हो यहाँ पे, तो वो क्या होता है? उस रिट को हम क्या कहते हैं बच्चों? कैदबंदी कहते हैं। उसको क्या कहा जाता है? कैदबंदी कहा जाता है। अगर कोई पुलिस वाला किसी शख्स को बगैर सबब के गिरफ्तार कर रहा तो उसके खिलाफ जो रिट डालता है उसको हम क्या कहते हैं? कैदबंदी कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 34 आपके लिए ये है यहाँ पे, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट की जानिब से कोई अफसर को फरीज़ा याद दहानी करवाने वाला रिट है। सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट की जानिब से किसी अफसर को उसका फ़र्ज़ याद दहानी कराने वाला रिट है। कोई अफसर अपना फ़र्ज़ अंजाम नहीं दे रहा है तो उस रिट को हम क्या कहते हैं? जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट उसको वार्न कहते हैं यहाँ पे। ऑप्शन ए फरमाने आला, ऑप्शन बी पाबंदी का हुक्म, ऑप्शन सी को वारंट, ऑप्शन डी कैदबंदी। चल बच्चों, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट की तरफ से कोई अफसर को फरीज़ा या याद दहानी के तौर पर जो है उसको याद दिलाने के तौर पर
कि वो शख्स जो है अपना फरीज़ा अंजाम नहीं दे रहा है करके उसको याद दिलाने वाला रिट, यानी उसको एक दरख्वास्त भेजी जाती है, उसके नाम से वारंट निकाला, बोलते ना वारंट निकाला गया, तो उसको क्या कहते हैं बच्चों? यस अल्हम्दुलिल्लाह, उसको कहते हैं फरमाने आला। क्या कहते हैं? फरमाने आला। यानी अगर कोई शख्स या कोई अफसर किसी हुक्म के चलाने से इनकार करे या फिर अपना अवामी जो फरीज़ा रहता है उस फरीज़े की अदायगी से इनकार करे, तो कोई भी ज़िमनी अदालत या अपना फरीज़ा अदा करने से भी इनकार करे तो अदालत आलिया जिसको कहते हैं, यानी हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जो क्या कर सकते हैं, उस फ़र्द को अपने फरीज़े के अंजाम दही के लिए दिया हुक्म ऑर्डर दे सकते हैं, हुक्म देते हैं, उसे रिट देते हैं, वारंट भेजते हैं उसके नाम पर। उसको हम क्या कहते हैं बच्चों? फरमाने आला। कोई शख्स हो या कोई अदालत हो, कोई इदारा हो, अपना फ़र्ज़ अंजाम नहीं दे रहा है वो, तो उसको जो है वारंट जो मिलता है उसको क्या कहते हैं बच्चों? फरमाने आला कहते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, अहमद एक शख्स है यहाँ पे। अहमद डॉक्टरेट की डिग्री फेल होने के बावजूद सरकारी हॉस्पिटल में सर्जन मुकर्रर है। गो के वो MBBS पास नहीं है, वो उस काबिल नहीं है डॉक्टर बनने के, फिर भी जो है वो सरकारी हॉस्पिटल में सर्जन मुकर्रर किया गया है, तो इसके खिलाफ लिया जाने वाला कदम कहलाता है, कौन सा रिट है, कौन सा कदम उसके खिलाफ में लिया जाता है बच्चों? ऐसी हालत में उसको क्या कहते हैं करके भी? ऑप्शन ए फरमाने आला, ऑप्शन बी को वारंटे, ऑप्शन सी कायदबंदी, ऑप्शन डी सर्टिओरियो। चलो बच्चों कोई शख्स है, चलो अहमद करके लिए मैं, अहमद डॉक्टरेट की डिग्री फेल होने के बावजूद भी सरकारी हॉस्पिटल में सर्जन मुकर्रर है, तो इसके खिलाफ लिया जाने वाला कदम क्या कहलाता है? फरमाने आला, को वारंटो, कायदबंदी, सर्टिओरियो। क्या कहते हैं बच्चों उसको? यस को वारंटो। उसको क्या कहते हैं बच्चों? को वारंट, यानी कोई भी नाकाबिले शख्स कानून के खिलाफ किसी सरकारी ओहदे पर मामूर है, उसके काबिल नहीं है वो, फिर भी वो सरकारी ओहदे पर मामूर किया गया, उसको मुकर्रर किया गया, उसको अपॉइंट किया गया, तो ऐसे शख्स के खिलाफ में अदालत के सामने सवाल किए जाने को हम क्या कहते हैं? को वारंट कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? को वारंट कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है आपके लिए यहाँ पे, ज़रूरत पड़ने पर मुल्क की हिफाजत, मुल्क की खिदमत, वहदत, तहजीबी रिवायत की इज़्ज़त करना। ज़रूरत पड़ने पर हम मुल्क की हिफाजत के लिए तैयार होना, मुल्क की खिदमत में हमेशा लगे रहना, वहदत, तहजीब और रिवायत की इज़्ज़त करना क्या कहलाता है बच्चों? ऑप्शन ए बुनियादी हुकूक़ है हमारे ये, ऑप्शन बी बुनियादी फ़राइज़, ऑप्शन सी दस्तूरी हक़, ऑप्शन डी मजहबी फ़र्ज़। क्या है ये हमारा बुनियादी हक़ है या बुनियादी फ़राइज़ फ़र्ज़ है हमारा, ये दस्तूरी हक़ है या मजहबी फ़र्ज़ है? ये ज़रूरत पड़ने पर मुल्क की हिफाजत करना, मुल्क की खिदमत करना, उसकी वहदत के लिए, उसकी एकजहती के लिए या उसकी तहजीबी रिवायात की हम इज़्ज़त करते हैं, तो ये हमारा बुनियादी हक़ है, बुनियादी फ़र्ज़ है, दस्तूरी हक़ या मजहबी फ़र्ज़। चलो बच्चों माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, ये क्या है बच्चों? हमारा बुनियादी फ़र्ज़ है नहीं, बुनियादी फ़राइज़ हमारे हैं ये। दस्तूर के 4 हिस्से के दफ़ा 51 में जो हमारे बुनियादी फ़राइज़ दर्ज किए गए हैं ना, 11 बुनियादी फ़राइज़ हैं हमारे, 10 थे फिर, है ना? कौन कौन से 10? ए हमारे दस्तूर, कौमी परचम, कौमी तराने का एहतराम करना, जद्दोजहद का जज्बा हमारे अंदर रखना, इक़्तिदार आला की हम क्या करना, हमारी उनकी अज़मत, उनकी हिफाजत, उनकी देखभाल करना, ज़रूरत पड़ने पर मुल्क की हिफाजत करना, मुल्क की खिदमत करना, इत्तिहाद भाईचारे की जज्बत कायम रखना, हमारी तहजीबी रवायत की हिफाजत करना, हमारे जंगलात, कुदरती वसाइल सब की हिफाजत करना, ये सब क्या है बच्चों? हमारे बुनियादी फ़राइज़ है ना? जिस तरह बुनियादी हक़ दिया, हक़ के लिए हम रिट डाल सकते, तो हमारा फ़र्ज़ भी बनता है कि हम अपने मुल्क के लिए कुछ करें, तो ये जो कुछ करना हमारे लिए है, ये सभी क्या है बच्चों? बुनियादी फ़राइज़ हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आपके लिए है यहाँ पे, बुनियादी फ़राइज़ की खिलाफ वर्जी करने वालों को क्या किया जाता है? बुनियादी फ़राइज़ की, ये सभी हमारे बुनियादी हुकूक हो गए अभी, अब बुनियादी फ़राइज़ हो गए, अब बुनियादी फ़राइज़ की खिलाफ वर्जी करने वालों को अदालतें सज़ाएँ देती हैं। ऑप्शन बी आम कवानीन के ज़रिए सज़ाएँ दी जाती है,
ऑप्शन सी सुप्रीम कोर्ट का हुक्मनामा निकलता है, ऑप्शन डी हाई कोर्ट का हुक्मनामा निकलता है। जो शख्स हमारे जो बुनियादी फ़राइज़ हैं, हम पे जो फ़र्ज़ है, अगर उसकी खिलाफ वर्जी कर रहे हैं तो खिलाफ वर्जी करने वालों को अदालतें सज़ाएँ देती हैं, या आम कवानीन के ज़रिए सज़ाएँ, या सुप्रीम कोर्ट का हुक्मनामा, या हाई कोर्ट का हुक्मनामा। चलो बच्चों, यस, कौन सा? आम कवानीन के ज़रिए से उन्हें सज़ाएँ दी जाती है, आम कवानीन के ज़रिए से उन्हें सज़ाएँ दी जाती है। जिस तरह बुनियादी हुकूक़ की हक़ तलफ़ी है तो अदालत का दरवाज़ा खटखटाते, लेकिन बुनियादी फ़राइज़ की खिलाफ वर्जी हो रही है तो वहाँ पे आम कवानीन के ज़रिए से सज़ाएँ सुनाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, दस्तूर में ये अखलाक़ी अज़मत की बुनियाद पर होते हैं। अब जो मंदरजा झील में दिए गए हैं, ये जो है हमारे दस्तूर में ये अखलाक़ी अज़मत की बुनियाद पर होते हैं। बुनियादी हुकूक़, बुनियादी फ़राइज़, जमाती निज़ाम, मुमलिकत की पॉलिसी, रहनुमा और हिदायती उसूल। ये दस्तूर में अखलाक़ी अज़मत की बुनियाद पर होते हैं। बुनियादी हुकूक़, बुनियादी फ़राइज़, जमाती निज़ाम, मुमलिकत की पॉलिसी के हिदायती व रहनुमा उसूल, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। यस बच्चों, अखलाक की अज़मत की बुनियाद पर कौन से हैं? यस, मुमलिकत की पॉलिसी के रहनुमा उसूल, जो कि हमारे दस्तूर ने आयरलैंड के दस्तूर से मुतासिर होकर समाजी और मुआशी लिहाज से जो रियासत की रहनुमा उसूल को हमारे दस्तूर में शामिल किए हैं। तो ये तमाम जो है ये क्या है? हमारी अखलाकी अज़मत की बुनियाद पर है। इन पर अमल करना हमारी क्या है? एक अखलाकी अज़मत को ज़ाहिर करना है। चलिए एक आखिरी क्वेश्चन बच्चों, बुनियादी हुकूक़ का ताल्लुक़ फ़र्द से है ना, तो हिदायती व रहनुमाई उसूलों का ताल्लुक़, बुनियादी हुकूक़ का ताल्लुक़ हर फ़र्द से है ना, हर फ़र्द को 6 बुनियादी हुकूक़। उसी तरह हिदायती व रहनुमाई उसूल, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी के इसका ताल्लुक़ हुकूमत से है, सुप्रीम कोर्ट से है, सियासी जमातों से है, मुआशरे से है। किससे है बच्चों? हुकूमत से है, सुप्रीम कोर्ट से है, सियासी जमातों से है, या मुआशरे से है। यस, माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह बच्चों, सही पढ़ाई करके आए थे ना। यस, क्या है बच्चों? कहाँ से है ये? मुआशरे से है ना। इसीलिए तो ये हमारे अखलाक की अज़मत की बुनियाद पर है। इसका ताल्लुक़ कहाँ है? मुआशरे से। हिदायती रहनुमाई उसूल समाज की भलाई बहदी, मुआशी लिहाज से, सियासी लिहाज से, हर लिहाज से मुमलिकत को हम फलाही मुमलिकत बनाना है तो ये मुआशरे से ताल्लुक़ रखता है ना बच्चों। तो चलिए, ये आज का जो है हमारे दस्तूर पर सेट की क्लास थी। इंशाल्लाह अगली क्लास में अगले एक लेसन के साथ, अहम नुकात के साथ मिलेंगे। जैसे जैसे बच्चों क्लास आगे जाएगी, क्वेश्चन थोड़ा हम क्या करेंगे, अब कॉम्प्लिकेटेड करते जाएंगे। स्टार्टिंग में अगर कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस रहे तो आपको भी ये क्या एग्ज़ाम है बोल के खूब एक खौफ ना पैदा हो जाए, इसलिए इजी क्वेश्चंस ली हूँ। अभी जो है अगली क्लासेस में क्वेश्चंस को हम जो है अप्लाइड टाइप में लेते जाएंगे, क्योंकि एग्ज़ाम में जो है एप्लीकेशन लेवल के ही क्वेश्चंस रहते हैं बच्चों। यहाँ पर भी मैं चंद एक ली हूँ आपको, फिर आगे जो है इसी तरह के अप्लाइड क्वेश्चंस लेके अगली क्लास में इंशाल्लाह जल्द ही हम मिलेंगे। इसलिए आप पूरे जोश के साथ भरपूर तैयारी कीजिए और एग्ज़ाम में अपीयर होके कामयाब भी हो जाइए। चलिए, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जज़ाकुमुल्लाह खैरन कसीरन कसीरा व हसनल जज़ा फ़िद दुनिया वल आखिरा।